अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक सर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आइज़ा 240 दैट इज़ फ्रॉड। अच्छा भाई, बीइंग एन ऑडिटर मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सही जी, मैं कह रहा हूँ जानी ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हम यहाँ पे हैं ऑडिटर, मतलब इसके ऑडिटर। भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये चेक करे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बड़ी अहम बात है, ये बात समझिएगा ज़रा। मैं कह रहा हूँ ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होती है टू चेक दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा ही है भाई। हम ज़रा इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये आ गया भाई मिसस्टेटमेंट। अच्छा भाई, मिसस्टेटमेंट ये हो गई बात, इसको हम यहाँ ले आए। अच्छा भाई, ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है, यहाँ पे ऊपर ये भी लिख लेते हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा भाई, जब ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है टू चेक दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो यहाँ पे रुक के मैं एक और बात ये कहता हूँ कि जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट आती है वो आती है सर दो वजह से। हमने कहा भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकती है दो वजह से। या तो मैं कहूँ, यहाँ से डब्बा ले आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, या तो मैं कहूँ कि सर मिसट्रीटमेंट आती है हमारी, इसको वेट दे देते हैं और शेप फिल को कर देते हैं नो फिल, एरर की वजह से। सही जी, या तो मिसट्रीटमेंट आएगी सर एरर की वजह से, या तो सर मिसट्रीटमेंट आएगी फ्रॉड की वजह से। ऐसा ही है। यानी आप जिस कंपनी का ऑडिट करने गए बच्चों, तो आपको ये पता है कि भाई जब मैं ऑडिट करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी लाइन आइटम मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं हो, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऐसा ही है। अच्छा भाई, क्योंकि मैं मटीरियलिटी पे काम करता हूँ, भाई मैं कह रहा हूँ फिर वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट की आने की वजहें दो हैं, आइदर एरर आइदर फ्रॉड। भाई तो अगर फ्रॉड की वजह से भी आपके फाइनेंशियल्स मटीरियली मिसस्टेट हो सकते हैं, तो मेरे लिए भी तो ये ग्रे एरिया है ना, मुझे भी तो इस पर देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बल्कि सर ये ने ग्रीन क्यों कर दिया? ग्रीन तो भाई ये खतरे की घंटी है, रेड कर दिया हमने। बात क्लियर है। इसीलिए आयजा 240 हम लेके आए, और आयजा 240 आपको ये बताता है कि बीइंग एन ऑडिटर आपका मकसद क्या है, रिलेटेड टू फ्रॉड विच कैन बी कमिटेड बाय द एंटिटी, विच कैन बी कमिटेड बाय द एंटिटी। अच्छा जी, फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले हम बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं। आपको ये बात तो पता है ना, आपको ये बात तो पता है कि भाई अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर मैनेजमेंट की है। हमने लिखा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर financial statements. Management is also responsible to place such internal controls that will ensure that these financial statements are free from material misstatement due to fraud or एरर। हम ये कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि भाई ऐसे कंट्रोल्स लगाए कि वो इंश्योर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड और आइदर ड्यू टू एरर। हम यहाँ पे दोनों को मार्क कर लेते हैं, ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। ऐसे ही जी, हमने ये चीज़ कर ली यहाँ पे, ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, ये आ गया। अच्छा, तो क्या हम अगर इस चीज़ पे ध्यान दें
क्या हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि हम इस वाले एस्पेक्ट पे हैं, इसको भी ये ग्रीन बोल रहा हूँ, रेड कर दिया मैंने। अच्छा जी, अब समझने की बात ये है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो सर यहाँ से ये बात समझ आती है, यहाँ से ये बात समझ आती है कि सर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड इज ऑफ मैनेजमेंट एंड दो शार विद गवर्नेंस। भाई बात है सीधी, मैनेजमेंट बनाती है एफएस तो उसकी जिम्मेदारी है ना भाई, मैनेजमेंट बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी है। तो सर हमने ये सीखा कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम ज़रा ये कर लेते हैं कि भाई जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड, वो किसकी है भाई? मैनेजमेंट की और दो शार विद गवर्नेंस की, क्योंकि कंट्रोल्स वो लगाते हैं, फाइनेंशियल्स वो बनाते हैं। ये बात तय हो गई। अच्छा भाई, तो फिर हम ये कहते हैं कि सर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑडिटर। हाँ भाई, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इज ऑफ ऑडिटर। हम यहाँ पे ये कर लेते हैं भाई, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑडिटर। अच्छा, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑडिटर की इसलिए क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, कह रहा है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाय एरर और फ्रॉड। तो मुझे उस पर भी तो कुछ काम करना होगा ना भाई। हो सकता है मुझे कुछ नहीं मिले, पर काम करूंगा तो मैं भाई कंक्लूजन पे पहुंचूंगा ना कि हाँ भाई ये है। तो आपने ये अपने विजन को, अपने फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में, अपने भेजे में क्लियर रखना है। अच्छा जी, फिर मैंने ये कहा कि भाई जब सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है तो ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस आयजा 240 के आने का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर क्या असेस करेगा? असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कैन हैपन ड्यू टू फ्रॉड। फिर वो कहता है आप जब रिस्क असेस करेंगे, कैसे करेंगे अभी हमने बात नहीं की, कैसे करेंगे अभी हमने बात बिल्कुल भी नहीं की। वो कह रहा है कि भाई जब आप ऑडिट करने जाओ ना, तो आप जब नॉर्मल रिस्क असेसमेंट करते हो ना, जैसे रेशियोज एनालिसिस निकाल ली है आपने, बोला इन्वेंट्री टर्नओवर इतने से इंक्रीज हो गया, गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर एडवर्स की रेशियोज तो नहीं है, तो वो बोल रहा है इसकी भी असेसमेंट करना। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ अभी, कुछ देर में बताता हूँ अभी। पर आप एंटर होते ही, स्टेप इन होते ही ये देखेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं रिलेटेड टू फ्रॉड। फिर बोलते हैं जब आपको रिस्क मिल गए टू रिस्पॉन्ड, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये है टू रिस्पॉन्ड द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। वो बोल रहा भाई ऑब्जेक्टिव क्या? असेस किया आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा क्या आपने रिस्पॉन्ड कर लिया है उस रिस्क को जो आपने क्या किया था, असेस किया था। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब इसी चीज को सर, इसी चीज को हम जरा आयजा की जबान में लेके चलते। देखा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, sir, the objective of the auditor to to identify and assess the risk of material misstatement due to fraud। हमने भी यही बात कही, ऐसा ही है। to obtain sufficient appropriate audit evidence, आप सबूत लें और फिर क्या करें जी, रिस्पॉन्ड करें। अच्छा जी, तो हम इस दूसरे को तीसरे पे ले जाते हैं और हमने दूसरे पे ये कह दिया कि भाई आप सिंपल एक काम करें, टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding assess risk of material misstatement due to fraud through designing and implementing appropriate response। यानी वो ये कह रहा है कि भाई इसमें हम एक स्टेप आगे डाल देते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये एडिशनल है, तो हम यहाँ पे फिर भी लिख देते हैं टू मैच दिस विथ आयजा एक्चुअली। अच्छा जी भाई, हमने यूं कर लिया। अच्छा भाई सर, अगर मैं ये बात कहूँ भाई, सबसे पहले मैंने स्टेप क्या परफॉर्म किया, मैंने बोला भाई मैंने रिस्क असेस किया, और मुझे जो रिस्क असेस किया मैंने, प्लीज़ समझिएगा, फिर मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि वाकई में क्या वो रिस्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा भाई, मैंने जब रिस्क असेसमेंट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने कहा भाई मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। कैसे एविडेंस चाहिए? एडिशनल बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एडिशनल बात है भाई। मैंने सिंपल किया, मैंने रिस्क असेस किया, रिस्क असेस करने के लिए वो कह रहा है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो। अगर आपको कोई रिस्क मिला है कि वाकई में फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
अप्रोप्रिएट प्रोसीजर डिज़ाइन करने पड़ेंगे, और वो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर क्या होंगे वो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि वो आगे सीक्वेंसिंग है पूरी मेरी। मैंने कहा भाई बीइंग एन ऑडिटर आपको करना क्या है, आपने एंटिटी के अंदर स्टेप इन होना है। आप ये देते हैं कि कहते हैं कि भाई दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर कॉज बाय ड्यू टू एरर और फ्रॉड। तो भाई फ्रॉड पे भी काम करना आपका बनता है। फिर वो कहता है भाई आप रिस्क असेस करो, प्राइमरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, आप भी बीइंग एन ऑडिटर रिस्क असेस करो। रिस्क असेस करने के बाद देखो कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। फिर आपने ये किया कि भाई कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है वो तो अलग बात है, अगर आपको लगा कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है तो फिर आपने एक काम ये करना है, जहाँ आपको लगता है फ्रॉड हो सकता है वहाँ पे आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि फ्रॉड है या नहीं है। पर वो कैसे लेंगे, बाय डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। वो भी यही कह रहा है, थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और जैसे ही आपने डिजाइन कर ली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो सर उसके बाद ये कह रहा है रिस्पॉन्स करें असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ऐसी बात है, अगर प्रोसीजर डिजाइन कर ली है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया तो मैनेजमेंट को बोले सही करें, या तो दोस्त चार गवर्नेंस को क्या करें, रिपोर्ट करें। आई होप योर ऑब्जेक्टिव इज इंटायरली क्लियर। अच्छा भाई, अब फिर आगे लेके चलते हैं इस कहानी को। जब मैं आगे लेके जाता हूँ इस कहानी को, तो वो ये कहता है कि भाई अब यू नीड टू डू रिस्क असेसमेंट। पर रिस्क असेसमेंट करने से पहले आप ज़रा कुछ बातें समझें मेरे से, कुछ बातें समझें। इनिशियल पैराग्राफ्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं, और वो बातें ये हैं कि भाई आपने, बात समझिएगा, आपको ये भी बात अपने भेजे में होनी चाहिए कि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये अंग्रेजी आपने सवालों के जवाब में यूज करनी होगी। मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी मैनेजमेंट एक बेहतर पोजीशन में होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है आप हर दर्जे के प्रोसीजर परफॉर्म करो, आपको कुछ भी ना मिले, क्योंकि वो सब सेटिंग करके बैठे हुए होंगे। तो ये एक अनअवॉइडेबल रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क है। बट आपको अपनी बल्ली बचानी है, तो यू नीड टू परफॉर्म दोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फ्रॉड। आई होप दिस इज क्लियर। आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा भाई अगर मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं, तो वो कहता ये है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम। क्या कहता है वो, डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम। अच्छा भाई, जब आप कहते हैं कि डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम, यानी इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बुलाओ, उनके साथ बैठो, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके। सर इसके बेनिफिट्स वो है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं सर, इसके बेनिफिट्स ये हैं, दिस विल अलाउ, बात सुनिएगा, दिस विल अलाउ एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स टू इवेल्युएट के रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है। यानी आप अपनी टीम को बिठाएं और आप उन लोगों को बोलें कि भाई देखो यार यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ये जो रेवेन्यू रिकग्निशन है ना, यहाँ पे ये लोग घपला कर सकते हैं, या तो ये एस्टिमेट्स की जगह है वहाँ पे एस्टिमेट्स को अनरीजनेबली चेंज कर सकते हैं। यानी आपने डिस्कशन में करना क्या, यू नीड टू असेस कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये है कि भाई यू नीड टू हैव अ डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बात क्लियर है। अच्छा जी, तो सर अगर मैं इसको आयदा से को रिलेट करूं, तो सबसे पहले आ रहा है डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अच्छा जी, हम चलते हैं A11 से लेके A12 पे। मैंने कहा सर मैं इसको हाईलाइट कर लूं, और फिर हमारी अप्रोच वही है, हमारी अप्रोच अभी भी वही है कि सर हम आयजा को भी साथ साथ रीड करेंगे। सही है जी, हमने कहा सर हम आ गए A11 से A12 पे। हम कुछ की बातें उठाएंगे याद रखने के लिए, जो कि एग्जाम में लिखनी होंगी मुझे। सर ये रहा, आप देखिएगा, वो कह रहा है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू शेयर देयर इनसाइट्स अबाउट हाउ एंड वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी ससेप्टेबल। ये तो हमारे मुंह से भी नहीं निकलेगा, इतनी मुश्किल अल्फाज है ये, ससेप्टेबल टू दी ड्यू टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड। अच्छा भाई, तो सर हमने ये कहा बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं सर, ये जब हम कॉपी करते हैं तो वहाँ से ये अलग से फॉर्मेट उठाता है। तो हमने कहा सर बेनिफिट्स में हम कुछ यहाँ यूँ लिखते हैं। सही है जी, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि लोग जो इतने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने जगह जगह ऐसी कंपनीज का ऑडिट किया, दे विल शेयर देयर इनसाइट्स के मसले कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बात क्लियर है। अच्छा जी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, तो अगर आपको साल के आखिर में
साल के आखिर में आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिखे कि भाई लोगों ने प्रीमियम जमा करवाया है, तो फिर ये एक अलार्मिंग बात है कि साल के आखिर में प्रीमियम जमा करा दिया, और वो अनर्ड होना चाहिए ना, वो आपकी इनकम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम एडवांस में पूरे साल का पे होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपने अपने भेजे में रखने हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ फिर वो कहता है इनेबल द ऑडिटर टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। वो कहता है कि भाई जब आपको इनिशियली पता लग गया तो फिर आप इनेबल हो जाते हैं, आपके पास एक एक असेसमेंट आ जाती है कि हाँ यार मैं अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आज ही डिसाइड कर लूँ कि कट ऑफ पे काम करना है, क्या करना है, व्हाट्सएवर। इसके बाद फिर कहता है अलाउ करता है ऑडिटर को टू डिटरमाइन हाउ द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विल बी शेयर्ड अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। यानी वो ऑडिटर को अलाउ करता है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आए तो उसके रिजल्ट्स को कैसे लोगों को बताना है कि भाई हमारा रिजल्ट ये है, तो ये यानी अप्रोप्रिएट प्लानिंग की बात कर रही है। तो सर हमने तीसरी चीज़ ये बता दी, और सर अगर हम ज़रा इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं ताकि ये ख़राब ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। और सर अभी हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की, अभी हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की। अच्छा जी सर, इसके बाद फिर वो कहता है ये है डिस्कशन क्या होनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। तभी व्हाट डज एक्चुअली डिस्कशन इंक्लूड्स, हमने कहा भाई व्हाट डज एक्चुअली डिस्कशन इंक्लूड्स, डिस्कशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए भाई। डिस्कशन के अंदर ये होना चाहिए एक्सचेंज होने चाहिए आइडियाज अमंग एंगेजमेंट टीम अबाउट हाउ एंड वेयर दे बिलीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी सब्सेप्टेबल टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और कैसे मैनेजमेंट उसको छुपा सकती है, कैसे मैनेजमेंट छुपा सकती है उसको बाय डूइंग ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तो सर ये अगर आपसे सवाल आ जाए तो आपने ये जब भाई एक सवाल आ जाए तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये सिनेरियो है और मैनेजमेंट बस फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब फ्रॉड पे काम करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट बोलना भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करो। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर नॉर्मल रिस्क असेसमेंट होता है, आरबी के रिलेटेड रिस्क असेसमेंट होती है सर, आरबी के अलावा गोइंग कंसर्न की और फ्रॉड की। और फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के अंदर, पर ये अहम बात कह रहा हूँ, बहुत ही अहम बात कह रहा हूँ, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के अंदर ये दो बातें हुई हैं, तो भाई फिर आपको उसको बताना ये नहीं, ये भी डिस्कस करना है, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड टू बी डिस्कस। तो ये आपने भेजे में रखना और यहाँ से लिखना है। तो क्योंकि आप लोग अगर सी फाइनल के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है आपने तो वहीं से उठा के छापना है उसको। तो सर हमने सबसे पहले काम ये किया कि भाई ये आ गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, हमने ये किया, इसको सही किया, इसको सही किया जी, इसको सही किया और इसको सही किया। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ जो आपके काम के होंगे, बाकी आप इसको रीड कीजिएगा, मैं तो एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि होता क्या है। सही जी, भाई डिस्कशन होनी है कि कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं, मैनेजमेंट को छुपा कैसे सकती है। दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एक्सपीरियंस। बात क्लियर है, क्योंकि वो ज़माने से ऑडिट करते हैं, उनको पता दे नो वेयर टू टैप, कहाँ मसला हो सकता है, कैसे गलतियाँ क्यों होंगी। अभी हमने उसको टेस्ट करना नहीं सीखा, अभी तो हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। याद करो पहला ऑब्जेक्टिव असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चल रहे हैं हमारे, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब इसको थोड़ा हम ब्रॉडर कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। अच्छा भाई सर इसके आगे a consideration of circumstances that might be indicative of earnings management and practices that might be followed by the management to manage earnings that could lead to। बोला भाई ऐसी बातें करो जिससे तुम्हें पता लगे कि मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स मैनेज करने के लिए क्या गेम किया होगा, अर्निंग्स मैनेज करने के लिए क्या किया होगा, क्या गेम किया होगा। लेट से प्रोविजन, प्रोविजन बात समझिएगा, लेट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अनरीजनेबली अपने एस्टिमेट्स को चेंज कर देना, अनरीजनेबली अपने एस्टिमेट को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो ऐसी बात है अगर अनरीजनेबली एस्टिमेट को कम करोगे, देखो एस्टिमेट चेंज होना इट इज नॉट एन इशू, तो उसके पीछे राशनल होना चाहिए, क्या वो राशनल सही है या नहीं है, ये मैटर करता है। ईयर एंड पे सेल बुक कर लेना, ईयर एंड के बाद फॉरन उसको रिवर्स कर देना, तो भाई वो सेल ही नहीं थी तभी तो तुमने रिवर्स की है। बात क्लियर, दीज ऑल आर द फैक्टर्स। आगे सुनिएगा, कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट में अटेम्प्ट टू प्रेजेंट डिस्क्लोजर इन अ मैनर। अच्छा भाई ये भी बात कर लेना उसके अंदर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डिस्क्लोजर, इतने अहम डिस्क्लोजर हो उस तरीके से, जैसे केस है, केस को ऐसे डिस्क्लोज करें ताकि हम वो जब हालांकि मटीरियल केस हो पर डिस्कस ऐसे आखिर में एक लाइन लिख दी कि लगे कि इमटीरियल, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो भाई ये भी एक डिस्क्लोजर का गलत देना भी सेल्फ इज अ मिस स्टेटमेंट, तो ये भी आपने देखना है कि कहीं इस तरीके से फ्रॉड नहीं हो सकता, तो ये भी ज़रा आपने नज़र में रखना है। अच्छा जी इसके बाद
हमने कहा कि भाई कंसिडरेशन ऑफ द नोन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटिटी दैट में क्रिएट इंसेंटिव और प्रेशर फॉर द मैनेजमेंट और अदर्स टू कमिट फ्रॉड। यानी लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एक कंपनी में, एक कंपनी के एनवायरनमेंट में बड़ा टफ कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर क्रिएट होगा टू शो बेटर रिजल्ट्स। ये सारी बातें, चाहे कंपनी आईपीओ पे जा रही है, दीज ऑल आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। एक कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है अगर इनिशियल पब्लिक से पैसा लेंगे तो हमें अपने रिजल्ट्स को क्या दिखाना होगा, बेहतर दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें, कंसिडरेशन ऑफ एनी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर लाइफस्टाइल और मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। यानी हम पिछले साल आए थे तो भाई वो जो भाई साहब ने शलवार कमीज पहने थे उस पर भी वो थूक के धब्बे लगे हुए थे। आज आए तो भाई कफ वाला शलवार कमीज पहन के घूमा, भाई सिंधी भाई वीगो से उतर रहा है, ये क्या हो गया अचानक रातों रात। तो सर दिस विल इंडिकेट कि कुछ तो मसला है भाई, लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गया मैनेजमेंट का। अच्छा, एन एम्फेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी आपने बातों में ये भी करना है, आपने बातों में ये भी करना है कि भाई अपने लोगों को आगाह करना है कि आपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में काम करना है, ताकि अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो तो आपको सामने आ जाए। ये वो सारी बातें हैं जो क्या कर रही है, मैनेजमेंट के लोग नहीं है, ये ऑडिटर्स हैं जो आपस में अमंग एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन चल रही है। सही है जी। A consideration or type of circumstances if encounter might indicate a possibility of fraud। यानी आप उनको फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताएं कि अगर आपको ये देखें तो हो सकता है कि वो फ्रॉड हो सकता है कि वो क्या हो भाई, फ्रॉड हो। एग्जाम्पल सर लेट से, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई एक अनफेवरेबल ट्रांजैक्शन हुई है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, उसके ऊपर अप्रूवल नहीं है, और अनरीजनेबली एस्टिमेट्स का चेंज हो जाना, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाना रिलेटेड पार्टी से। तो सर ये सारी चीज़ें रिस्क क्रिएट करती हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, और फिर एक और चीज़ भाई, अगर आप, हमने जैसे फॉर एग्जांपल टीम मेंबर्स को कहा कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना, ये देख लेना कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट के दौरान ऐसा नहीं हो कि आपने देखा कि भाई एक बंदा एंट्री मारा तो लेजर्स में स्कैन करते हुए ज़रा ये अपने भेजे में रखना कि भाई क्या डिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट है या नहीं। ऐसा तो नहीं एबीसीडी लिखा हुआ है, या एक अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन आ रही है, रिपीटेटिव एंट्रीज आ रही हैं सेम अमाउंट्स की, तो बाज़ औक़ात मैनेजमेंट ये भंड मार देती है कि सेम अमाउंट की टकाटक करके आंसर आ जाता है। तो सर ये चीज़ें सारी सिर्फ आगाही के लिए हैं, ये चीज़ें सारी किसके लिए, आगाही के लिए हैं। अच्छा भाई, कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट माइट बी सेलेक्टेड to respond to susceptibility of the entity's financial statement to the material misstatement। यानी यार देखो ये सारी बातें हैं कि यार हम बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ मसला हो सकता है, कौन कौन से प्रोसीजर तुम परफॉर्म कर सकते हो। ये है डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि एक्सपीरियंस लोग अपने आइडियाज़ शेयर करें और आइडियाज़ के साथ साथ देखें कि भाई इसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जा सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सर ये तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पहला स्टेप हो गया, डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। सही जी, ये हो गया। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि ये तो हो गई डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, अगर मैं दूसरी बात करूँ तो सर दूसरा ये होता है इंक्वायरी फ्रॉम दी मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट के पास जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपने क्या रिस्क असेसमेंट की पूरे साल में, आपने क्या रिस्क असेसमेंट की पूरे साल में। अच्छा, अब रिस्क असेसमेंट कैसे होती है तो समझना, जो मैनेजमेंट होती है ना, सीनियर मैनेजमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो शार्द गवर्नेंस, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट क्या करती है, अपने हर डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स मंगवाती है कि उसके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, उस पर ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं। सही है जी, सैलरीज वहाँ पे कितनी हैं, वहाँ मैं अगर मेरे डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स है तो वहाँ पे रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीज़ें मेरी असेसमेंट में होती हैं। तो मैनेजमेंट कहती है कि भाई हमारी रिस्क असेसमेंट हमने रिस्क असेसमेंट की थी, हमें ऐसा कोई फ्रॉड नहीं मिला। तो सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या आपने रिस्क असेसमेंट की थी, आपको कुछ मिला, क्योंकि देखो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। ये क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले आपस में डिस्कशन की क्योंकि अब मुझे लोगों, अपने ही टीम मेंबर्स ने आगाह किया, फिर मैं मैनेजमेंट से जाके पूछा क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन, उनको पता होगा कोई फ्रॉड होगा। अच्छा, फिर आप ये सोच रहे होंगे सर फ्रॉड होगा तो आपको क्यों पता होना चाहिए। भाई लेट्स से अगर पेरोल के अंदर फ्रॉड हो चुका है तो मेरा वहाँ पे रिस्क का पैरामीटर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे कंट्रोल्स हैं भी तो डेफिशिएंट है। तो फिर मेरे को वहाँ पे डायरेक्शन रखनी है, इसलिए मैं इतनी पंचायत कर रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। सही है जी, आगे सुने। फिर मैंने ये कहा कि भाई इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से ये पूछना है कि भाई व्हाट आर योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आपने क्या रिस्क असेसमेंट की हुई है। फिर मैं बोलूँगा आप अपना प्रोसेस बताएं, आपका प्रोसेस क्या होता है,
देखो पहली चीज़ क्या बोली, आप मुझे बताएं आपने रिस्क असेसमेंट की फ्रॉड की, क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी है। फिर मैं दूसरी चीज़ बोलूँगा, आपका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि आप किस तरीके से फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो बोलेगा भाई हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, उसको रिव्यू करते हैं, हर महीने फोर्टनाइटली बैठते हैं, हम अनयूजुअल वेरिएशंस को देखते हैं और फिर उसको इंक्वायर करते हैं। और फिर जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्वार्टरली डिपार्टमेंट्स के रिव्यू कर रहा होता है, वो हमें बता होता है दीज आर माई प्रोसेसेस। फिर मैं बोलता हूँ क्या ये प्रोसेस तुमने दोस्त शाह विद गवर्नेंस को बताया, क्या तुम दोस्त शाह विद गवर्नेंस को ये बताते हो हम ये करते हैं। तो ये सारी मेरी इंक्वायरीज हैं किससे, मैनेजमेंट से। आए देखते हैं कि ये आयज़ा क्या कहता है। अच्छा भाई, आयज़ा पे जब हम गए तो सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है जी। हमने कहा भाई मैनेजमेंट असेसमेंट of risk that the financial statement may be materially misstated including the nature, extent and frequency of such assessment। देखा, मैंने कहा भाई क्या आप जो असेसमेंट करते हैं सही है, मैंने मान लिया, तो आप बताएं कि उसकी नेचर फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, किस टाइप की असेसमेंट्स होती हैं और किस किस फ्रीक्वेंसी पे आप करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है टाइमिंग। अच्छा भाई, मैंने कहा आप करते हैं, अच्छा जी बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा उसको करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है भाई आपका, उसको करने का प्रोसेस क्या है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स दे दी कि भाई प्रोसेस के अंदर ये आता है कि भाई हमारी जो मीटिंग्स है हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम रिपोर्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है हमारा, वो हमें बता रहा होता है। दीज ऑल आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट का प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस है। अच्छा भाई, ये हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इफ एनी टू दो शार विद गवर्नेंस। हम ये कहते हैं कि भाई आपने क्या दोस्त शाह विद गवर्नेंस को बताया अपने प्रोसेसेस के बारे में कि आप ये करते हैं, ताकि वो भी तो बोले ना कि भाई ये ऐसे नहीं इस तरीके से भी कर सकते, क्योंकि देयर एक्सपीरियंस, उनको ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा भाई, तो सर अब आखिर में क्या हम ये कहते हैं कि आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिसैमिनेट करते हैं। अच्छा ये एक बात बताऊं, ये कोड ऑफ कंडक्ट डिसैमिनेट करना, दोस्त शाह विद गवर्नेंस को बताना, उनके फॉलो अप होना, दीज ऑल दीज ऑल आर प्रेजेंटिंग गुड कंट्रोल इन्वायरमेंट। अगर देखो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट ही नहीं होगा, दैट मीन्स के सर फिर आपकी धज्जियाँ हो गई, आपके रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये बिल्कुल हम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं एक एक करके। अच्छा भाई सर, फिर इसके बाद हमने जब मैनेजमेंट से पूछ लिया और मैनेजमेंट ने कुछ बताया, फिर यही सवाल हम करते हैं दोस्त शाह विद गवर्नेंस से। मैं दोस्त शाह विद गवर्नेंस से ये पूछता हूँ, क्या आपको कोई फ्रॉड के बारे में कुछ पता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टू यू क्या है, आपको वो कैसे बताता है। अच्छा, फ्रॉड के लिए ये भी हो सकता है, मैनेजमेंट से बोलूँ ना कि आपको फ्रॉड की असेसमेंट के लिए फ्रॉड असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस ये भी बता सकता है कि हमने विसिल ब्लोइंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक पोर्टल खुला हुआ है जिसमें कोई भी आके बंदा बता सकता है। दीज ऑल आर द प्रोसेसेस, दीज ऑल आर द प्रोसेसेस। और ये प्रोसेसेस दो शार्ट विद गवर्नेंस को पता होने चाहिए। अच्छा, यही सवाल मैं दो शार्ट विद गवर्नेंस से करूँगा कि आपकी नज़र में कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम मैनेजमेंट टू यू। अच्छा, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई इनकन्सिस्टेंसी हो तो पता लग जाए, इनकन्सिस्टेंसी हो तो क्या लग जाए, पता लग जाए। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने दूसरी चीज़ क्या करनी है, दोस्त शाह विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी फ्रॉम दोस्त शाह विद गवर्नेंस, ऐसा ही है। उससे मैंने क्या पूछना है जी। अच्छा, वो बोल रहा है कि अगर जो मैनेजमेंट है वही दोस्त शाह विद गवर्नेंस है तो उससे तो बात करने की नीड नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है अनलेस ऑल ऑफ द दोस्त शाह विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द कंपनी। तो फिर ये वाला प्रोसीजर रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनसे ही दो बार पूछोगे क्या चमाड़ मार के भगा देगा वो। ये आ गया जी, और सर ये आ गया। आई थिंक एक और रह गया है। ओके जी, सर ये आ गया हमारे पास पहला प्रोसीजर। सर हमने कहा ये आ गया ए, सही है जी। दूसरा वो कहता है अनलेस ऑल ऑफ द दो शामिल गवर्नर, वही वाली बात कि भाई whether they have knowledge of any actual suspected fraud, these inquiries are made in part to corroborate
दी रिस्पॉन्सेज ऑफ इंक्वायरी टू दी मैनेजमेंट, वही वाली बात मैंने कही। देखें ये तो है बहुत डिटेल ना, हम तो एक समरी वे में एक ऑर्गेनाइज और एक स्ट्रक्चर वे में इसको सीख रहे हैं, तो यही आपने इस तरीके से इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कि भाई बी में हमने ये कहा कि भाई पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये हम यहाँ ले आए जी, ये हम यहाँ ले आए, ये यहाँ ले आए, स्टिल बाकी है। ये ऊपर वाला ही आई थिंक कॉपी हो गया, हमने ये कॉपी नहीं किया। ये आ गया जी और ये आ गया। अच्छा भाई ये चीज़ आ गई। अच्छा सर देखें, अब एक सीक्वेंस ओवरऑल मैंने शुरू कहाँ से किया, मैंने शुरू यहाँ से किया कि भाई आप ओपिनियन देते हैं, आप ये बोलते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, आपने दोनों बातें बता दी हैं। फिर आपने ये देखना है कि भाई फ्रॉड की वजह से भी तो मिसस्टेटमेंट आती है ना, तो उस फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। बीइंग एन ऑडिटर मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरा रिस्क फंसा हुआ है, तो मैंने उस पर काम तो करना है। फिर मैंने ये कहा कि भाई काम करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव समझ लो। आपका ऑब्जेक्टिव ये कि आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और फिर उस रिस्क के अगेंस्ट में आप देखेंगे कि आपने उसके अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट प्रोसीजर डिजाइन करने टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि वो सही हो चुका हो। सही है जी। फिर आपने कहा आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला काम ये आपस में डिस्कशन करो कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। सही है जी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एनालिटिकल प्रोसीजर भी करोगे, अभी आगे बताता हूँ कि भाई अनयूजुअल वेरिएशन फ्लक्चुएशंस है तो क्यों है, दिस विल आल्सो क्रिएट अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, आपने क्या रिस्क असेसमेंट की थी, आपको कुछ मिला, फिर हम बोलते हैं व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ असेसिंग रिस्क, आपका प्रोसेस क्या ज़रा बताओ। ये भी तो देखना है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर डेफिशिएंट होगा तो रिस्क क्या हो जाएगा ज़्यादा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये हो गया। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, अभी वो आगे था, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो उससे इंक्वायरी कर लो कि भाई क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, क्या प्रोसीजर इंटरनल ऑडिट वालों तुमने परफॉर्म किए थे इस फ्रॉड की डिटेक्शन के लिए, अगर तो एग्जिस्ट करता है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ताकि हम उनकी भी एक व्यू लें कि भाई उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ये सारा जो रिस्क असेसमेंट है ये इसलिए है कि अगर मैनेजमेंट अपना काम कर चुकी है, पार्ट परफॉर्म कर चुकी है, तो हमारा रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है जी। आगे फिर वो कहता है कि भाई आप दोस्त शाबित गवर्नेंस से ये सवाल करें कि उनका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको क्या है, और आपको तो कोई फ्रॉड नहीं पता, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकन्सिस्टेंसीज मेरे खुल के सामने आ जाएं। बात क्लियर है जी। अच्छा फिर हमने कहा कि भाई चलें सर, ये पूरी कहानी करने के बाद सही है, हम ये कह लेते हैं कि भाई इंक्वायरी ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो गया, इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सही है जी। यू मे आस्क procedures performed by them to detect fraud. You may ask any fraud identified by them. You may ask them to provide their reports. You may ask their risk assessment, that what they think about where financial statements are susceptible to be misstated। ऐसा ही है, हम ये कह रहे हैं कि भाई वो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी नज़र में कहाँ मसला हो सकता है, तो सर ये वो वाली बात हो गई। अच्छा जी सर ये ओवरऑल, फिर वो कहता है ये कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें। अच्छा टू चेक अनयूजुअल वेरिएशंस, अनयूजुअल वेरिएशन यानी 100% 200% से सेल बढ़ गई, एक्सपेंसेस 50% से कम हो गई, क्या चल रही है, एस्टिमेट्स वाले एरिया है वहाँ पे अनयूजुअली चेंज आ रहा है, तो भाई ये ज़रा ना रिस्की। पिछले साल कोई 1000 कंटीजेंसीज थी, इस बार पता नहीं कोई 2-3 कंटीजेंसीज हैं, 500 कंटीजेंसीज थी 5-10 बची हैं, क्या हुआ, सारे केस रिजॉल्व हो गए, सब जीत गए, क्या चल रही है भाई।
ये सारी चीज़ें। अच्छा फिर वो कहता है ये है बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ किस चीज़ से, किस चीज़ के लिए अवेयर रहना है, कीप योर माइंड प्रेजेंट, बी स्केप्टिकल। क्या बोल रहा भाई, बी स्केप्टिकल। अच्छा भाई बी स्केप्टिकल, एक मिनट रुकिएगा, ये हमने एरो नहीं डाला, बी स्केप्टिकल। और फिर इसका मतलब ये है, बी स्केप्टिकल का मतलब ये है कि सर आखिर में सबसे मेन चीज़, बी अवेयर ऑफ, किस चीज़ के लिए अवेयर रहना है, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। हमने कहा कि भाई आपको अवेयर रहना है किसके लिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के लिए। बड़ा अहम चीज़ है ये, बड़ा अहम मंजन है ये। वो बोला आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किए, बिस्मिल्लाह आपने किए, हमने आपको बोला था करने को, आपने किए। फिर वो कह रहा है कि भाई बी अवेयर ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये आ गया जी। अच्छा अब ये क्या बोला है सर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, भाई वो बोल ये रहा है कि भाई आप देखें फ्रॉड कमिट जो होता है ना, फ्रॉड कमिट जो होता है वो कुछ वजहों से होता है। या तो वो इंसेंटिव होता है, या प्रेशर होता है, या तो रैशनल होता है कि हाँ किया तो किया, रैशनलाइजेशन है भाई, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो भाई आपको वही कहता है, यह है आयज़ा कि आपने अवेयर रहना, अपने दिमाग की बत्ती चालू रखनी है, अपने दिमाग की बत्ती चालू रखनी है, अपने दिमाग की बत्ती ऐसे चालू करनी है, आप देखें कि किसी एरिया में कहीं प्रेशर तो नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। लेट्स से मैनेजमेंट बोनसेस आर डिपेंडेंट अपॉन अचीविंग सर्टेन sales/profit targets. Sir, I think there is a pressure to achieve sales or profit, which creates a pressure or incentive for management to commit fraud. ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है। ये क्या है भाई, ड्राफ्टिंग टेक्निक है। ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है जिसमें भाई आपने एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखा, प्रेशर, प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी चीज़, अच्छा इसको हम कहते हैं फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सर फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी आप अपनी रिपोर्टिंग को फ्रॉड्यूलेंटली प्रेजेंट करेंगे। अपनी रिपोर्टिंग को बच्चों कैसे प्रेजेंट करेंगे, फ्रॉड्यूलेंटली रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सर, दिस इज, इसका डब्बा ही उठा लेते हैं। सर ये आता है इस जुमरे में, इसको हम कहते हैं फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सही है जी, ये आ गया आपके पास फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये डब्बा इसका है। चलें जी, फिर हमने कहा सर दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। सही है, ईजी टू कैरी एसेट्स। सही है, लाइक बात समझिएगा, लाइक कैश, लैपटॉप्स एंड इन्वेंट्री एंड नो कंट्रोल्स ओवर देयर। अच्छा इसको और रिफाइन करते हैं, आप तो बच्चे बच्चे हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। नो कंट्रोल्स ओवर देयर, आई नो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, नो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। सर बिल्कुल चैम्प हो जाना है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब यह है कि कोई बंदा नहीं है इस चीज़ को रोकने के लिए। तो सर क्या हम कह सकते हैं यहाँ भी फ्रॉड हो सकता है, पर ये आपको कैसे पता लगा, बिकॉज देयर इज एन इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड। खुला पैसा पाया हुआ भी कौन हाथ नहीं डालेगा, अजीब हरकत की हुई है, कोई कंट्रोल नहीं लगाया हुआ। बात समझ आ रही है। वो कह रहा है इस चीज़ के लिए अवेयर रहना। तो सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, ये होगा, अगर हुआ भी तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये क्या होगा जी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, यानी एसेट्स की चोरी, एसेट्स की चोरी होगी। यहाँ पे कोई वो सीन सपाटा नहीं है कि भाई
यहाँ पे वो कोई सीन सपाटा नहीं है कि यार चलो सर ये तो हमारे पास फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल, नहीं भाई, ये एसेट चोरी होंगे ना, एसेट चोरी होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बैलेंस शीट में आ होंगे, फिजिकली गायब होंगे, तो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टिल मटीरियली मिसट्रीटेड। ये कैसे पता लगा? जब आपने अंडरस्टैंडिंग ली, आपने रिस्क फैक्टर के लिए अवेयर है। बातें समझ आ रही हैं? आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा आगे, मैनेजमेंट इज इन डायर नीड ऑफ लोन, डायर नीड ऑफ लोन, अच्छा जी, एंड दिस लोन इज वेरी क्रूशल फॉर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कि एक प्रोजेक्ट आया होगा, उसके लिए पैसा नहीं होगा, चाहिए होगा, तो भाई इस केस में मैनेजमेंट will have a pressure to commit fraud to show better results to obtain loan from the bank। ये लिखने का तरीका, सवाल से सिचुएशन आपने उठानी है। आपने बोला कि भाई मैनेजमेंट इज दैट नीड ऑफ लोन, ये सवाल में गिवन होगा, एंड दिस लोन इज वेरी क्रूशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट विल हैव अ प्रेशर, आपने लिंक करना है उसको, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे और फ्रॉड को कमिट करे टू शो बेटर रिजल्ट टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम दी बैंक। तो सर हमने ये कहा कि अगेन ये इस जुमरे में आ जाएगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा भाई, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, सर मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोले तो IPO, टू ऑब्टेन बेटर प्राइसेस, टू ऑब्टेन बेटर प्राइसेस मैनेजमेंट विल tend to show better results as there is an incentive to receive high share proceeds from IPO if results are better। रिजल्ट अगर बेटर हो तो जैसे मतलब पैसा भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, ऐसी VIP कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जो बेहतरीन तरीके से कमा रही है, उसके ट्रेंड्स भी अच्छे हैं, तो भाई फिर वो अच्छे हैं या किए गए, ये अलग अलग बातें हैं। तो भाई ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आएगा, ये भी किस में आएगा? फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। अच्छा भाई, ये इसके मल्टीपल केसेस हैं, इसके मल्टीपल केसेस हैं। आप अपेंडिक्स ए में, जो सी फाइनल के बच्चे मेरे, वो अपेंडिक्स ए में जाके पूरा रीड कर लीजिएगा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स लिखे हैं, वो आपको याद करने में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको भेजे में फिक्स होने चाहिए, सवाल में पहचानने के लिए बड़ा लाजमी है। यह मैंने आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखा दी। आपने सवाल से सिनेरियो पिक करना है, आपने बोलना है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो प्रेशर में होगी या तो इंसेंटिव होगी, सही है जी, प्रेशर, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, या यू कैन से कि भाई रैशनलाइजेशन। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा भाई, फिर बड़े कुछ अहम मसले, अहम चीज़ें, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग सम ऑफ देम टू गिव यू एन आइडिया कि क्या हो सकता है। सही है जी, अपेंडिक्स पूरा भरा भरा है, इससे आपने रीड लाजमी करना है। मैं अगेन कहता हूँ, रीड लाजमी करना है। मैं रीड करूँगा, टाइम की मतलब वो ज़ाया होना है। सही है जी, क्योंकि वो आप इतने चैम्प हैं कि भाई आप वो रीड करके ही समझ जाएंगे, एक आइडिया देना लाजमी था। अच्छा जी, फिर वो ये कहता है कि देयर इज़ अ प्रिज्यूम रिस्क, वो कहता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क दो चीज़ों का, पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ पे ये रिस्क ना हो। किसी भी एंटिटी में जाओगे तुम्हें वो टोपी पहन के घूमते हुए दिखें, 5 वक्त के नमाजी हों, वो कहता है भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन में प्रिज्यूम हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का भी सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। वो कहता है इसकी एक ही एक्सेप्शन है कि रेवेन्यू इज़ वेरी सिंपल, और स्टैंडर्ड में एग्जांपल दी हुई है कि भाई ये रेवेन्यू कमाता है किससे, इसकी एक प्रॉपर्टी है, सुनिएगा, इसकी प्रॉपर्टी इसने रेंट पे दी हुई है, 12 महीने का रेंट आता है, सिंपल, वेरी सिंपल रेवेन्यू, कोई एस्टिमेट, कोई कुछ भी नहीं है, कैश पे ट्रांजेक्शन होती हैं। तो सर इस केस के अंदर हम बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, अदरवाइज
हमेशा 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 सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। बात क्लियर है? आगे अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि भाई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में वो लिख के देता है मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजिशन टू ओवरराइड कंट्रोल्स। मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजिशन टू ओवरराइड कंट्रोल्स बिकॉज वो इस पोजीशन में होती है कि वो अपने कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर जाए। या आपने अंग्रेजी अंग्रेजी ये भेजे में फिक्स करनी है। सर हम चल के देखते हैं इसकी अंग्रेजी क्या कहता है। ये रहा जी, management is in a unique position to perpetrate fraud because of the management ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statement by overriding controls that otherwise appear to be effectively। यानी बोल रहा है आपको कंट्रोल लग रहे होंगे कि इफेक्टिव है बट असल में इफेक्टिव नहीं होंगे, सब गेम हो चुका होगा पीछे से। तो हम इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन से कनेक्ट करना सर बनता है। ये अंग्रेजी आपने लिखनी होगी, ये अंग्रेजी आपने छापनी होगी। अच्छा भाई ये आ गया। अच्छा मैंने क्या कहा कि भाई वो कहता है कि देयर इज अ प्रिज्यूम रिस्क ऑफ फ्रॉड, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है रेवेन्यू रिकग्निशन में और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में। क्यों? क्योंकि ये वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न है जो मैंने ये भी हाईलाइट किया भाई। ये जो डब्बे में लेके आया हूँ इसको हम रेड कर देते हैं। सही है जी। मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट इस पोजीशन, इस पावर में होती है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी मैनिपुलेट करता है। सब सही लग रहा होगा जबकि सही नहीं होगा। देखो लिखा हुआ भी है बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स दैट अदरवाइज अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली।